डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक और नया हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। काफ़ी को रिलेटेड है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो हमने प्रीवियसली पढ़ा। ये आ रहा है आपके टर्म 2 में, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो आ रहा था आपके फर्स्ट टर्म के अंदर। वो कंप्लीट करने के बाद हमें पता लगा कि कैसे फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ 1789 से 1799 के बीच में, और उसने उसका जो रिजल्ट, जो इम्पैक्ट डाला वो पूरे वर्ल्ड पे डाला। उसका जो लास्ट टॉपिक था आपको अच्छे से याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने ये देखा। तो उसी इम्पैक्ट्स में से एक इम्पैक्ट था कि कैसे यूरोप के अंदर सोशलिज्म आ गया, साथ ही साथ रशिया के अंदर भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर है। काफ़ी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, आपको कंसेप्ट इसके समझने पड़ेंगे। क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। यहाँ पर राजा था जिसका नाम था ज़ार निकोलस सेकंड। कहाँ पे? रशिया के अंदर। बट उसके पहले इस चैप्टर की कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे बेसिक एक आता है कि व्हाट इज़ सोशलिज्म और व्हाट इज़ रेवोल्यूशन। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन आपको बता दिया है कि रेवोल्यूशन क्या होता है, बट अभी वापस से एक बार अपन देख लेंगे। यहाँ पे सोशलिज्म जो वर्ड है उसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक क्या जाना हमने कि फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया। उसमें से यूरोप के अंदर भी कुछ ऐसा ही कुछ सीन हमें देखने को मिला। रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑल्सो एक्चुअली इंस्पायर्ड, जो भी वहाँ पे आइडियाज़ हुए थे रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस के अंदर जो आइडियाज़ इमर्ज हुए, उन सभी आइडियाज़ को अडॉप्ट किया गया यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज़ के थ्रू। इवन रशिया के अंदर भी रेवोल्यूशन का इंस्पिरेशन जो देखा गया वो फ्रांस से ही लिया गया। तो फ्रांस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बट अब जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो कि सोशलिज्म होता क्या है, फिर हम बताएंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि यूरोप के अंदर ये जो सोशलिज्म में फैला कैसे, और फिर बात करेंगे हम रशियन रेवोल्यूशन की। आपके चैप्टर की जब शुरुआत की जाती है तो आपको बेसिक उसमें कुछ चीज़ें बताई जाती है कि यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर क्या कंडीशन थी, यूरोप नहीं रशिया के अंदर क्या कंडीशन थी। तो रशिया के अंदर ज़ार निकोलस सेकंड था, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो उसकी माली हालत जो होती है, मतलब जो इनकम, उसकी जो इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एंड कंडीशन इस तरह की आ जाती है कि लोग उसको बिल्कुल हटाना चाहते हैं उसके पोजीशन से, क्योंकि वो वॉर में इंगेज हो जाता है, सेकंड मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और कहीं ना कहीं जो भी उसके पास बचा हुआ होता है वो सारा का सारा वो खो बैठता है। इससे लोग उसको क्या कर देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं, मतलब उसको उसके प्लेस से हटा देते हैं। ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ? ये मई 1917, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया। ये मई 1917 के अंदर कैसे ज़ार निकोलस सेकंड को वहाँ से हटाया जाता है, इस सभी को हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के अंदर। और उसके पहले हम जान लेते हैं एक बार कि पूरे यूरोप के अंदर क्या कंडीशन थी। तो सोशलिज्म पे वापस आ जाओ। यहाँ पर मैंने 4 फोटोग्राफ्स दिखाई है। पहली फोटोग्राफ में आपको वर्कर्स दिखाए फैक्ट्री में काम करते हुए, दूसरे में ऑफिसेज वी हैव सीन, नेक्स्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, और फैक्ट्रीज हमने यहाँ पर देखी। अब देखो, बात समझो, इन चारों का मतलब कंसेप्ट कितना सिंपल सा है। देखिए, सोशलिज्म की बात जब अपन करें तो सोशलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ऑनरशिप होती है, जो वेल्थ होती है, किसी एक आदमी के पास नहीं होती। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता ही नहीं है, मतलब वेल्थ एक आदमी के पास हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर सोशलिज्म के ऊपर लिखने का कुछ भी कहा जाए या सोशलिज्म के लिए आपको एक शॉर्ट ब्रीफ नोट तैयार करना हो तो दीज पॉइंट्स यू कैन राइट। पहला जो कंसेप्ट है सोशलिज्म में, पहले तो देखो, मैंने आपको जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये जो ISM होता है ना, ये आपका सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब इसकी आइडियोलॉजी, ऐसे सोसाइटी के अंदर मतलब थॉट्स। ठीक है, तो इसके आगे जो वर्ड जुड़ता है वो जुड़ता है सोशल। सोशल का मतलब सामाजिक। तो सामाजिक का मतलब हो गया सोसाइटी के अंदर जब इक्वालिटी की बात की जाए, सोसाइटी में हर एक इंसान को इक्वल मैनर में रेस्पेक्ट दी जाए, सबके इक्वल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो दैट इज काइंड ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो ये जो ISM है सफिक्स है, एंड इसका मतलब हो गया जब सोसाइटी में हर चीज़ को इक्वल करना हो। तो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये होगी ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर किसी के पास में है तो वही सबसे ज़्यादा वेल्दी होगा। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ होता ही नहीं है। तो नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी देयर, वहाँ ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। दूसरा कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कलेक्टिवली ओन करती है, चाहे कोई रिसोर्स हो जैसे ज़मीन हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, ऑल सच।
तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको लोग कलेक्टिवली ओन करते हैं और उनके ऊपर जो मतलब कंट्रोल करने का काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, सो दैट अ पर्सन कैन नॉट क्रिएट प्राइवेट प्रॉपर्टीज। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि वहाँ पे कुछ लोगों के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स थे, ठीक है, और उसके अंदर वो क्या कर लेते थे, सारी चीज़ों को अपने अंडर में कर लेते थे, और जो एक सही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट कि यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी बेनिफिट्स होंगे, उनको डिवाइड किया जाएगा लोगों के बीच में। इट डज नॉट रिमेन विद द सिंगल इंडिविजुअल्स। वही सेम ऊपर सी बात है कि जो ऊपर बताया गया कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, जो भी बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट्स हमें मिल रहे हैं, उनको लोगों में बांट दिया जाएगा। और ये जो बांटा जाएगा किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं जाएगा। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग आप कर रहे हो, जो भी बेनिफिट्स आप दे रहे हो, वो नीड्स के हिसाब से होंगे। भाई जिसको जितनी नीड होगी उसको उतना रेशो मिलेगा, जिसके पास में पहले से है उसको नहीं दिया जाएगा। मतलब सोसाइटी में सारे ऑर्डर्स को इक्वल करना है, सारे लेवल्स को बराबर करना है, सारे लोगों को इक्वल करना है। इस तरह का आइडियोलॉजी सोशलिज्म है। यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि कुछ जो सेक्शंस थे काफ़ी रिच थे, काफ़ी पावरफुल थे, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, आई मीन टू से द कॉमन पीपल वाज सफरिंग फ्रॉम काइंड ऑफ डिविजन्स आप कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेशंस आप कह सकते हो। कई पॉलिसीज़ थी जो वहाँ चल रही थी जिसके कारण से जो कॉमन पीपल था उसको सफ़र करना पड़ता था। तो इसी कारण से जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिला पूरे यूरोप में कि सोशलिज्म वहाँ पर आ गया। लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर आपको अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है तो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी जिन्होंने ओन कर रखी है उनको हटाना पड़ेगा, लोगों के साथ में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्टिवली शेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसमें अपना रोल इंपॉर्टेंटली प्ले करना पड़ेगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सिस्टमैटिक फॉर्म में हो, साथ ही साथ बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट मस्ट बी शेयर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड टू एवरी इंडिविजुअल्स। अब ऐसे में जो इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाएगी, उसी के कारण से जो सोसाइटी है, उसी के कारण से सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में आप कॉमननेस का फीलिंग ला पाओगे। इसने कहा कि इकोनॉमिक इक्वालिटी शुड बी ऑल्सो मेंटेन्ड इन द सोसाइटी, कि ऐसा नहीं कि कुछ आदमी अमीर है तो ज़्यादा अमीर लगातार होते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब है तो रिमेनिंग दे आर पुअर। नो, दे कैन नॉट बी रिमेन पुअर और कैन नॉट बी रिमेन अल्ट्रा रिच। ऐसे में ना तो वो अल्ट्रा रिच रह सकते हैं, ना ही जो पुअर हैं वो पुअर रह सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी आनी चाहिए, सारे लोग इक्वली एक इक्वल स्टेटस पे होने ज़रूरी हैं। अगर इन सभी कंसेप्ट्स को एड ऑन किया जाए, देखा जाए, तो दैट इज सोशलिज्म, ठीक है। यही सोशलिज्म के बेसिक कंसेप्ट्स हैं। सोशलिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्या था? तो सोशलिज्म का बेसिक कंसेप्ट है वेयर द ऑल पीपल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट, इन द आईज ऑफ सोसाइटी, जहां पे किसी भी पर्सन के पास में ना तो सुपीरियर ना इंफीरियर स्टेटस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी सोशलिज्म की। चैप्टर का नाम वही आ गया कि कैसे पूरे के पूरे यूरोप में इस सोशलिज्म को प्रैक्टिस किया जाना शुरू किया। उसके बाद में देखिए एक रेवोल्यूशन कंसेप्ट भी आता है। तो रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मीन्स वेयर पीपल यूनाइट एंड फाइट फॉर देयर राइट कलेक्टिवली, कि जब वहां पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूनाइटेड होते हैं और अपने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं। रेवोल्यूशन मीन्स फाइट फॉर बेटरमेंट, चेंज के लिए आपने फाइट करना शुरू किया और जो चेंज है वो पॉजिटिव है। गॉट इट? जब लोग यूनाइट हो जाते हैं और कलेक्टिवली अपने राइट्स को गेन करने के लिए फाइट करते हैं। रेवोल्यूशन कैन बी ब्रिंग पॉलिटिकल चेंजेस इन द सोसाइटी, कि जो रेवोल्यूशन है उससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज आता है। अच्छा, ये बात मान ली हमने, पॉजिटिव चेंज आता है, बट उसके साथ साथ पॉलिटिकल चेंज। पॉजिटिव चेंज का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई किंग है, इफ किंग वॉज डूइंग वेल, काम अच्छा कर रहा था बट उसको हमने चेंज कर दिया तो वो रेवोल्यूशन है। नहीं, पहली चीज तो मैंने यहाँ दो वर्ड यूज किए, एक वर्ड तो मैंने यूज किया पॉलिटिकल, दूसरा वर्ड मैंने यूज किया पॉजिटिव। तो जो भी रेवोल्यूशन होता है दैट इज फॉर द पॉजिटिव चेंज, एंड यहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बदली जाएगी। किंग है तो वहां पे मैक्सिमम टाइम डेमोक्रेसी आएगी। क्या आएगा? डेमोक्रेसी, याद रखें। तो यहां क्या है? रेवोल्यूशन मीन्स जब आप यूनाइट हो जाओ, फाइट करो अपने राइट्स के लिए, एंड रेवोल्यूशन के थ्रू आप चेंजेस लाओ। ये चेंजेस सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकली भी होने चाहिए, एंड दैट चेंजेस मस्ट गिव यू द पॉजिटिविटी। ओके, ये सारी चीजें पॉजिटिविटी के साथ हो, पॉजिटिव कंसेप्ट में हो।
ये तो इसके दोनों बेसिक इंट्रोडक्शंस का पार्ट रहा। ये इंट्रोडक्शन हमने देखा कि कैसे सोशलिज्म और कैसे रेवोल्यूशन, रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ और रेस्ट ऑफ द यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे अडॉप्ट किया हमने अभी पढ़ा, इसके दोनों के बेसिक मतलब। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड। तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम यूरोप के अंदर, ये यूरोप में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस वॉज इंटरमीडिएट थ्योरी proposed by the Karl Marx and Lenin between the capitalism and communalism. कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे कार्ल मार्क्स एंड लेनिन ने कम्युनलिज्म के बारे में बताया। ठीक है, इन सभी थ्योरीज को हम आगे पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है। बाय विच द मेन ऑफ प्रोडक्शंस आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द कंप्लीट क्लासलेस सोसाइटी हैज नॉट येट बीन अचीव्ड। कि पूरे यूरोप के अंदर जो क्लासलेस सोसाइटी, मतलब क्लास बन जाती थी ना, एक क्लास जो है अपर क्लास फिर लोअर क्लास, मैंने वही बोला कि सोशलिज्म के अंदर एक क्लास लेस कर दिया जाता है इसको, कि सारे लोग ही इक्वल है, कोई क्लास वगैरह नहीं होगी। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है। ये तो हुआ यूरोप की बात। रशिया के अंदर क्या हुआ कि रशिया के अंदर जार निकोलस सेकंड हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव था, कई वॉर में इंगेज था, पहले से इसके पास में नहीं था, जापान से एक बार हार भी चुका था 2005-6 के अंदर, और उसके बाद में भी वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, कर्जा ले रखा था बहुत सारा, और कर्जा ले लेके लड़ता था, जिससे कि लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान थे। उसको कैसे हटाया गया, ये दो कंसेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सोशलिज्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे पूरे यूरोप के आस्पेक्ट में, और रेवोल्यूशन पढ़ेंगे जार निकोलस को हटाने तक की कंडीशन को लेकर। ठीक है, ये हमारे यहाँ का बेसिक कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं अपन द एज ऑफ सोशल चेंज। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। उन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा कि यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तुम जानते हो कि यूरोप के अंदर चेंजेस आ रहे थे, पूरे यूरोप में लगातार बदलाव आ रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम अभी यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर कई सारे चेंजेस आ रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कंडीशन ये आती है कि लोगों को पता चलता है कि फ्रांस में अगर ऐसा कुछ रेवोल्यूशन लाने से पॉजिटिविटी आ सकती है तो दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ में क्यों नहीं आ सकती। तो ऐसा ही हुआ। हम पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप जो अभी भी काम कर रहा था उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगों का थॉट क्या है, तो लोगों की सिचुएशन, उनके सोचने के क्राइटेरिया के बिहाफ पे there was actually 3 categories. The first was liberals, second was radicals and third were conservatives. ये 3 कैटेगरी सोसाइटी की, या मैं कह सकता हूँ लोगों की, देखने को मिल सकती थी यूरोप के अंदर। क्या क्या थे ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन तीनों का कंसेप्ट ये है कि दे वांटेड चेंजेस इन सोसाइटी, सोशल चेंज। यहाँ पर लोग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव के लिए जो कैटेगरीज हमने डिसाइड की है, जो कैटेगरीज हम यहाँ बना रहे हैं, उसमें 3 अलग अलग थॉट्स हैं। पहला है लिबरल्स का, रेडिकल्स का, कंजर्वेटिव्स का। मैं अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लिबरल्स की थ्योरी क्या थी, कंजर्वेटिव्स की क्या है, रेडिकल्स की क्या है। तो इनकी थ्योरीज को मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड किया है, उन पॉइंट्स को आपको प्लीज़ अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, देखिए लिबरल्स की अगर थ्योरी बात करें तो देखो, मैंने फोटोग्राफ के अंदर बताया सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दे वांट कि जितने भी लोग देश में रह रहे हैं वहां पे हर एक को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जो भी रिलीजन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को इक्वल रेस्पेक्ट मिले और सारे रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर के रहें, इस तरह का आइडियोलॉजी है। अल्टीमेटली व्हाट दे वांट चेंजेस, बदलाव चाह रहे हैं। जो भी पावर वहां पर काम कर रही है उस पावर को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट दे वांटेड कि यहाँ पे हर रिलीजन को क्या दिया जाए, रेस्पेक्ट दिया जाए। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये क्या चाहते हैं, दे वर अगेंस्ट टू द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो भी किंग्स हैं, जो भी राजा है या जो भी डायनेस्टिक रूलर हैं, उनके पास में अनकंट्रोलेबल पावर है, एब्सोल्यूटिज्म दे आर प्रैक्टिसिंग। तो वॉट एवर द प्रैक्टिस दे वर डूइंग, उसको ये कंट्रोल करना चाह रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि इनके पास में अनकंडीशनल पावर हो, ऐसा नहीं हो कि इनको कोई रोक ना सके, इनके पास सुप्रीम पावर आ जाए, एब्सोल्यूटिज्म को ये प्रैक्टिस करने लग जाए। दे डोंट वांट इट। ठीक है, ये इसके अगेंस्ट में थे। ये चाहते थे कि राजा ऐसा हुई ना, ये लोग यहाँ से चले जाएं, खत्म हो जाए। दे वॉन्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। इन शॉर्ट, दे वॉन्टेड टू रिमूव द रूलर्स एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी।
ये क्या चाहते थे, रिमूव करना चाहते थे रूलर्स को और एस्टेब्लिश करना चाहते थे डेमोक्रेसी को। ये चाहते थे कि यहाँ पे पूरे यूरोप के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव मिलकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाए, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट है, दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विदाउट आउटसाइड द इंटरफेरेंस। ये सेम वही जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सेम वही कंसेप्ट ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि जस्ट वी वांट कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी हो वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के अंडर में काम ना करे। ऐसे में जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर होगी तो वो सही गलत का फैसला ले सकेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक आदमी के ऊपर पूरी तरीके से ओवरली डिपेंडेंट हो, जैसे एब्सोल्यूटिज्म में होता है कि राजा के पास में लेजिस्लेचर की भी पावर है, एग्जीक्यूटिव की भी पावर है और जुडिशरी की भी पावर है। हम पढ़ के आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसी तरह की चीज़ को, जब लुई 16 ने क्या किया था, पार्लियामेंट फॉर्म जब वो कर रहा था तो जब उसने नया ऑर्डर डाला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो लेकर आया, तब भी उसने यही काम किया कि वीटो पावर अपने हाथ में रखी और सारी पावर का वो मिसयूज लास्ट तक करता रहा जब तक कि उसको हटा नहीं दिया गया। तो लिबरलिस्ट जो थे, जो लिबरल्स थे, वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐसा पावर होना ही नहीं चाहिए। एवरीवन मस्ट बी फ्री, सारे पावर्स जो भी हैं जैसे लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का है, जुडिशरी का है, दे मस्ट बी सेग्रीगेटेड एज वेल एज यहाँ पर राजा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास में वोटिंग राइट्स होना चाहिए, लेकिन वोटिंग राइट केवल उस आदमी को जिनके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, मतलब वेल्थ। सेम वही चीज़ यहाँ पर मेल के पास में, फीमेल को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये भी याद रखें। लिबरल्स के कंसेप्ट में सेम वही चीज़, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास में है, जिनके पास में वेल्थ है, उनको ये पैसा, मतलब जिनके पास में पैसा है उनको ये वोटिंग राइट्स भी देना चाहते थे, विमेन को नहीं, केवल मेल, मैन। ओके, नेक्स्ट है कि वोटिंग राइट्स मस्ट नॉट बी गिवन टू विमेन, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और इनके पास में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब 18 साल या 21 साल का जो भी व्यक्ति होगा, 18 प्लस या 21 ईयर से ऊपर का कोई भी जो व्यक्ति होगा उसके पास में वोटिंग राइट हो, ये तो बात कहती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया के कंसेप्ट में देखा जाए तो 18, लेकिन अगर मैं आप ये बात कहूँ कि 18 प्लस का इनके कोई कंसेप्ट नहीं था, ये तो सिर्फ ये चाहते थे जिनके पास में पैसा है दे मस्ट हैव द वोटिंग राइट्स, नन ऑफ द रेस्ट, और कोई दूसरे नहीं। दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, ना तो ये डेमोक्रेटिक थे ना ये डेमोक्रेसी चाहते थे। ये क्या थे? अच्छा, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको इक्वल राइट मिलते हैं। इनका ये कंसेप्ट नहीं था डेमोक्रेसी का, जैसा ये बनाना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं ये फुली डेमोक्रेटिक नहीं है। ये चाहते थे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में बने, लेकिन क्योंकि इनमें विमेन को राइट नहीं दिया गया तो भी ये डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ये फॉलो नहीं कर रहे तब भी ये डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। पुअर एंड रिच के बीच में ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तब भी ये डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि दे वर नॉट डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है अपना रेडिकल्स। अब ये जो रेडिकल्स हैं इनका क्या कंसेप्ट है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, लिबरल्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं। रेडिकल्स का कंसेप्ट भी वही था कि चेंजेस हमें चाहिए, लेकिन जैसे उनका कंसेप्ट था कि उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से, मतलब दे डोंट वांट कि किसी रिलीजन के अंदर डिफरेंस किया जाए। लेकिन जो रेडिकल्स थे इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि दे वांटेड कंप्लीट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज इन सोसाइटी। इनको सोसाइटी के अंदर पूरी तरीके से चेंजेस चाहिए। दे वांटेड कि जो गवर्नमेंट बनने वाली है वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी के बिहाफ पे बननी चाहिए। जो भी देश में पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, अब वो धर्म के आधार पर हो या किसी कल्चर के बेस पर हो, उसके बिहाफ पे जिसकी भी मेजॉरिटी है उसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक व्यक्ति समान है, हर रिलीजन को आपको रेस्पेक्ट देनी है, बस आप रूलर के अगेंस्ट में चले जाओ। रूलर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसकी पावर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला कि जिसकी मेजॉरिटी है उसकी गवर्नमेंट बनाओ। साथ ही साथ दे वांटेड कि जो विमेन है, विमेन जो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, आपने इसको जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो 10th क्लास में जाने बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है, एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन इन यूरोप या नेशनलिज्म इन यूरोप कह सकते हो उसको आप। नेशनलिज्म इन यूरोप में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे, पता लगाओगे कि कैसे विमेन का पार्टिसिपेशन रहा पॉलिटिक्स में, वहाँ पे रेवोल्यूशन लाने में, नेशनलिज्म लाने में।
किस तरह से उन्होंने मूवमेंट करके अपने जो राइट्स थे उनके लिए डिमांड करी सोसाइटी के अंदर। तो सेम वही चीज़ कि दे ऑल्सो वांटेड कि यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट भी किया, जो रेडिकल्स थे इन्होंने सपोर्ट किया उन मूवमेंट्स को जो कि विमेन ने अपनी राइट टू वोट के लिए की, मतलब वोटिंग राइट्स के लिए, सफरेज के लिए, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो मूवमेंट किए, जो मार्चेस की, या जो भी इनका तरीका था, उसके बिहाफ पे जो जो ये काम कर रहे थे, रेडिकल्स वर सपोर्टिंग दैम। They were also against to the privileges of landowners as well as rich factory owners। जो रेडिकल्स सोच वाले थे ये लैंड ऑनर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स के क्या थे, अगेंस्ट में थे कि इनको प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि आपको एक बात बता देता हूँ कि जो रेडिकल्स थे एंड जो लिबरल्स थे, मैक्सिमम लोग इनमें से रिच थे और फैक्ट्री ऑनर भी यही थे और बड़े बड़े लैंड ऑनर्स भी यही थे, अगर मैं पूरे यूरोप के अंदर बात करूँ तो। बट दे ऑल्सो वॉन्टेड कि कंडीशन हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सको। दे वर अगेंस्ट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। वही सेम वही बात जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किसी एक के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने भी वही कहा कि सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने किसी एक के हाथ में डाल रखा है, दैट शुड नॉट बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न है वो सबके साथ में इक्वली होना चाहिए। इन सब थॉट से हमें ये तो लग रहा है कि रेडिकल्स का जो वे ऑफ थिंकिंग था दैट वाज गुड, लिबरल्स का वे ऑफ थिंकिंग था दैट वाज गुड। इन दोनों में जो मेजर चेंज था वो ये है कि लिबरल्स तो चाह रहे हैं कि सारे लोगों के अंदर इक्वल कंडीशंस हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, सभी के पास में रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का मौका आए, एज वेल एज वहाँ पे एक तरीके का डेमोक्रेसी सेटअप कर दिया जाए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन हाँ, सभी को वोटिंग राइट मत दो, आप जिसके पास में प्रॉपर्टी है उसको दो, विमेन को मत दो। यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि विमेन को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप सबको वोटिंग राइट मत दो। वोटिंग राइट मिलना चाहिए एक तरीके से जो गवर्नमेंट बने केवल उन लोगों की बने जो पहले से ही देश के अंदर मेजॉरिटी में है। इनका ये कंसेप्ट है। एक और जो तीसरा ग्रुप है, दैट ग्रुप इज ऑल्सो सो मच डिफरेंट। इनका कंसेप्ट सोचिए अलग ही होगा बिल्कुल। कंजर्वेटिव्स, हम जब कंजर्वेटिव शब्द यूज करते हैं तो उससे हमारी कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है दकियानूसी सोच वाले, पुरानी सोच वाले। तो कंजर्वेटिव्स बिल्कुल ये वही हैं कि ये लोग थोड़ी सी ओल्ड थिंकिंग वाले हैं। ये सोचते हैं कि जो चीज़ें पहले से चल रही थी दैट वर गुड, वो अच्छी थी, एंड वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड दैट, हमें उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। इनकी सोच कुछ ऐसी है। तो कंजर्वेटिव्स क्या सोचते हैं, ये अपने व्यूज़ को लेकर रिजिड हैं कि भैया जैसा हमने सोचा है, जो चीज़ें हमारे लिए पहले से बनी हुई है वो बहुत सही है, उसमें चेंजेस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये आइडिया ऑफ चेंज के अगेंस्ट में थे, ये बदलाव नहीं चाहते थे। जैसे जब आप, फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप आप पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर पहला चैप्टर हिस्ट्री का, तब आपको ये चीज़ समझ में वहाँ आएगी कि ऑल द पीपल डोंट वांटेड कि वहाँ पर चेंजेस आएँ, वहाँ पर जो राजा है वो हट जाए। ठीक है, ऐसा होगा वहाँ पे कि किस तरह से पहले जो कंजर्वेटिव्स वहाँ काम कर रहे थे। जैसे मैं बात बताऊँ फ्रांस की, चलो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से जोड़ के बताता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक पार्ट आपने देख लिया अभी क्लास 9th में, उसका जो सेकंड पार्ट है, या मैं कह सकता हूँ उसके आगे की स्टोरी जो आप देखोगे वो देखोगे 10th क्लास में। चलो फ्रांस की बात बताता हूँ। तो फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में भी कुछ ऐसी कंडीशन, तुम पता है कि 1789 से 99 के बीच में रेवोल्यूशन चला। तो रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, रेवोल्यूशन के बाद में वहाँ पे रूलर चेंज हुए। वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में कौन आ जाता है, वहाँ पर आ जाते हैं बेटा आपकी बॉर्बन डायनेस्टी। 1815 में वाटरलू जब नेपोलियन हार जाता है, उसके बाद में अलग से वापस बॉर्बन डायनेस्टी आ जाती है। मतलब कंजर्वेटिव्स वापस आ जाते हैं, वापस उनकी वही सोच आ जाती है कि जो पुराने जो ट्रेडिशंस थे, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे, जो चल रहे थे, दैट मस्ट बी रिस्टोर्ड, वापस से वही चीज़ होनी चाहिए। तो ये भी वैसे ही सोच वाले थे कि चेंजेस होने ही नहीं चाहिए, आपका जो पहले का ऑर्डर था वो सबसे बेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे बदलाव की बात करें हम 19th सेंचुरी पर आ जाएं तो इनको भी लगने लगा कि नहीं यार, चेंजेस तो ज़रूरत है, चेंजेस की तो हमें ज़रूरत है, और ये जो चेंज है आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो दे एक्सेप्ट द चेंजेस इन आफ्टर द 19th सेंचुरी। मतलब 1800 के बाद से जैसे जैसे फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन और पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इन कंजर्वेटिव्स को लगा कि हाँ यार ज़रूरत तो है बदलाव की, क्योंकि ऐसे अब काम नहीं चलेगा। बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है चेंजेस तो होने ही चाहिए, बट चेंजेस होने चाहिए स्लो प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि अचानक से आप ओवरथ्रो कर दो किसी भी मोनार्क को, किसी भी डायनेस्टी को। तो यू कैन नॉट डू सच, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो जो ऑर्डर है सोसाइटी का वो बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है,
चेंजेस आप लाना चाह रहे हो, यू मस्ट कैरी फॉरवर्ड, आपको लेकर आना चाहिए, बट चेंजेस होने चाहिए स्लो प्रोसेस में, जिससे कि लोग धीरे धीरे उसके लिए हैबिचुअल हो जाए, उसको एक्सेप्ट करने का पावर उसमें उनमें आ जाए, मतलब एक्सेप्टेंसीज का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। तो दे जस्ट वांटेड दैट। हमने 3 कैटेगरीज देखी, वी हैव सीन अबाउट द कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, और इसको हमने पढ़ा था द एज ऑफ सोशल चेंज में। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। फिर हमने एक इंट्रोडक्शन देखा और हमने बेसिकली रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म के मीनिंग को भी इसके अंदर डिस्कस किया। हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो बदलाव हमें पता चलेगा कि यूरोप के अंदर बदलाव कैसे आना शुरू हुए एंड उसके पीछे के कॉजेस क्या थे। तब तक आप इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें नोट्स के थ्रू। नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी इश्यूज़ आपको आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस कर रहे हैं आप अगर, तो आप उनसे मतलब उनके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं आपको थ्रू द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।